ऐसा लगता है कि उड़कर भी कहां पहुंचेंगे, हाथ में जब कटा हुआ पर होता है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय। यहाँ पर सिर्फ सच, ना किसी का एजेंडा और ना ही हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे, हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। यह नाम की लड़ाई नहीं है, यह कुश्ती की लड़ाई है। देश के नामचीन पहलवान जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत करीब 30 पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए। रेसलर्स और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ दूसरे दौर की बैठक इस वक्त चल रही है। इससे पहले पहलवानों ने गुरुवार को अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और उनके साथ डिनर भी किया था। पहलवानों और खेल मंत्री के बीच ये बैठक 10 बजे से करीब पौने 2 बजे तक भी चली आज, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इन खिलाड़ियों को कब इंसाफ मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुरुवार को बैठक के खेल मंत्रालय ने क्या क्या कहा। खेल मंत्रालय ने क्या कहा, इसको देख लेते हैं। ब्रजभूषण को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है, ये सबसे पहली बात ब्रजभूषण के लिए कही गई। अनुराग ठाकुर की तरफ से चुनी हुई संस्था के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण। ये भी उनका कहना था कि वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। खिलाड़ी दे नाम, 3 मेंबर्स की जांच कमेटी बनेगी। सरकार का कहना था कि खिलाड़ी अपनी तरफ से नाम दे दे, उनसे जांच करवा लेंगे जांच कमेटी बनाकर, और खिलाड़ी सहमत हो तो जांच तक ब्रजभूषण को अलग रखा जा सकता है, काम से अलग रखा जा सकता है। आरोपी कोच भी संघ के कामकाज से अलग रहेंगे, ये भी सरकार की तरफ से बात कही गई। इन सबके बीच धरना दे रहे पहलवानों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास रेसलर्स के यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा दी। गंभीर मसला था। शिकायत में कहा गया कि विनेश फोगाट के साथ मानसिक उत्पीड़न हुआ है और उन्हें टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने पर WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। रेसलर्स ने IOA से 4 मांगे रखी हैं। आइए आपको वो बताते हैं कि 4 मांगे क्या हैं जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ रखी गई। ये 4 मांगे हैं कि IOA जांच कमेटी का गठन करें। वो सरकार की बात नहीं कर रहे, उनकी IOA की बात की है। WFI प्रमुख को फौरन हटाया जाए, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए। WFI बॉडी को भी खत्म किया जाए, उसको जो है अभी मौजूदा बॉडी है उसे खत्म किया जाए और WFI को चलाने के लिए एक नई कमेटी बनाई जाए। ये 4 मांगे उन्होंने रखी थी। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ने इस सारे फसाद की जड़ उन नियमों को बताया जिसके तहत ओलंपिक खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों को ट्रायल से गुजरना जरूरी है। दरअसल नवंबर 2021 में फेडरेशन ने नियमों में बदलाव किया था। इसमें तय हुआ कि ओलंपिक के लिए टीम को आखिरी रूप देने से पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल्स में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। एक बार देख लेते हैं कि नियमों में क्या क्या बदलाव हुए थे, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि विवाद हो रहा है। नवंबर 2021 में कुश्ती महासंघ ने अपनी पॉलिसी में नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल देना होगा। ये एक बड़ा बदलाव था जिसको बताया जा रहा है कि एक नाराजगी का कारण है। कोई भी राज्य नेशनल में 1 से ज़्यादा टीम नहीं भेज सकता। ये भी एक बड़ा चेंज किया गया था कि हर राज्य से, क्योंकि हरियाणा और कुछ राज्य हैं जहाँ से ज़्यादा टीमें आती हैं, जो नेशनल नहीं खेलेगा वो इंडियन कैंप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इस मुद्दे को ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है। WFI की अनुमति के बिना गैर सरकारी संगठन हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारे संवाददाता ने भारतीय खिलाड़ी और कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया से बात की। सुनते कि उन्होंने क्या कहा। मेरे सहयोगी रवि सराफ। भारतीय खिलाड़ी और कांग्रेस पार्टी की विधायक कृष्णा पूनिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पूनिया जी, एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह आरोप लगने के बाद प्रेस वार्ता करके अपने आप को बहुत पाक साफ बता चुके हैं, दूसरी बार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे हैं। आप चूंकि खिलाड़ी भी रही हैं, आपको क्या लगता है कि जो फेडरेशन होते हैं उनमें दखल अंदाजी या फिर जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उस पर खिलाड़ी को ही बिठाना ज़रूरी है, नहीं तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो चलती रहेगी?
आपने सही कहा कि जो फेडरेशंस हैं उसमें खिलाड़ियों का होना बहुत ज़रूरी है। एक खिलाड़ी बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है कि उसने खेल करियर के दौरान किन समस्याओं का सामना किया, क्या क्या बेहतर हो सकता था तो उसके प्रदर्शन को और अच्छा किया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट फेडरेशंस में होना चाहिए। तो लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही है, आरोप इस तरह की चीज़ें होती आ रही है और आगे भी होती रहेगी? देखिए ये तो जांच में पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन बातों में गहराई है, तकलीफ है और साजिश भी मैं कह सकती हूँ कि फेडरेशन कर सकती है, क्योंकि जितनी देरी हो रही है उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो जितनी ज़्यादा देरी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा चिंता बढ़ती जा रही है। खिलाड़ी होने के नाते आपकी मांग सरकार से, प्रधानमंत्री से, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इसमें? अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनकी शुक्रवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो रद्द कर दिया। अब वो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली बैठक के बाद खेल मंत्रालय को अपना आधिकारिक जवाब देंगे। लेकिन आज सुबह उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। देखिए, रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाज़ा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। जो बैठक अयोध्या में होनी थी वो होगी परसों होगी 22 को। सर ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती। तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? और हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। 3 दिन से लगातार देश के स्टार खिलाड़ी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सरकार के साथ बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका। ऐसे में सवाल उठता है कि अध्यक्ष बनाम रेसलर्स कब निकलेगा इसका समाधान? क्या नेतागिरी के दांव में फंसी हुई है कुश्ती? और खेल में बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, रेसलर योगेश्वर दत्त भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयल साहब और क्रिकेटर लतिका कुमारी जी हमारे साथ हैं, और मेरे सहयोगी और स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बिष्ट भी हमारे साथ हैं, जो लगातार इस पूरे मसले पर नज़र बनाए हुए हैं। लतिका जी, आपके साथ शुरू करते हैं। बात महिलाओं की है, खिलाड़ियों की है, रेसलर्स की है। ये नई बात हो रही है कि रेसलर्स के साथ या महिला खिलाड़ियों के साथ इस तरह की शिकायत होती हो, सेक्सुअल हरेसमेंट की और तमाम तरीके की? देखिए, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि पुनिया जी ने एक बात सही कही है कि फेडरेशन में एक प्लेयर होना बहुत जरूरी है जो समझ सके चीजों को। यहाँ मैं जेंडर को नहीं देखती, लेकिन एक प्लेयर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेयर समझ सकता है कि किस तरह की चुनौतियों से निकल के एक खिलाड़ी उस लेवल तक आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर लड़की की बात करें कि क्रिकेट में भी काफी खबरें ऐसी हमेशा आती रही हैं कि इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, और यही चीज हमने भी डिमांड की हमेशा कि अगर इस सिस्टम को अच्छे से चलाना है तो एक पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है, और उसमें खिलाड़ियों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं जो रिटायर हो जाते हैं, अगर वो किसी ना किसी पोस्ट पे आए तो ज्यादा बेहतर तरीके से और संयोजक तरीके से फेडरेशन को चला सकते हैं। आपको कैसा लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है या कुछ मामले में है गड़बड़ है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी जो प्लेयर्स बैठे हैं धरने पे, कुछ ना कुछ तो हुआ है, वो धरने पे बैठे हैं। अदरवाइज किसी भी प्लेयर के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपनी ट्रेनिंग छोड़ के और इस तरह के प्रदर्शन में आकर बैठे, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक हिस्ट्री में इस तरह से प्रदर्शन पे कोई भी खिलाड़ी आके नहीं बैठे। ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई खिलाड़ी एकजुट होकर इतने सारे बैठे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर हुई होगी फेडरेशन के अंदर जिससे खिलाड़ी जो हैं वो नाराज हैं। तो मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी जो जिस तरीके से बात करते हैं, और क्रिकेट में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है गर्ल्स का जब वो अध्यक्ष थे बीसीसीआई में, तो मैं ये कहूंगी कि उनकी जो सोच है स्पोर्ट्स को लेके वो बहुत ही अलग है और बहुत ही मदद करते हैं प्लेयर्स की। तो यहाँ पूरी उम्मीद है कि इन खिलाड़ियों को मायूसी हाथ नहीं आने वाली है। कहीं ना कहीं
उनका सपोर्ट वो हम जरूर करेंगे। आप जी रवीश, आप लगातार इस मसले को देख रहे हैं, पूरा दिन भर लगे हुए भी हैं वहाँ पर, क्या अपडेट है? लतिका जी को जो उम्मीद है वो आपको भी उम्मीद लग रही है कि खेल मंत्री के मध्यस्थता से या बीच में आने से, दखल देने से कुछ मामला सुलझेगा? देखिए विजय जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी जो रेसलर्स हैं वो खेल मंत्री के घर पे, मैं अनुराग ठाकुर के घर के बाहर ही इस वक्त खड़ा हूं। अब इसमें टेक्निकलिटी क्या है जो कि पूरा जो परिदृश्य है उसमें समझ नहीं पा रहे लोग। टेक्निकलिटी ये कि आप खेल मंत्री के यहाँ जा तो रहे, बट क्या खेल मंत्री के पास वो पावर है कि फेडरेशन के अध्यक्ष को वो हटा सकें? अगर ये पावर होती तो शायद पहले दिन ही वो हटा देते उनको। जितनी भी खेल फेडरेशन भारत में वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो खेल मिनिस्टर उनको कुछ नहीं कर सकता, वरना वो ब्रजभूषण सिंह को पहले दिन निकाल देते। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये जो एफिलेटेड होती हैं, ये जो इंटरनेशनल बॉडी है उनसे एफिलेटेड होती है। और अगर उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले ग्राफिक्स में भी बताया, अगर उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है तो जो इंटरनेशनल बॉडी है वो भारत की बॉडी को सस्पेंड कर देती है। ये पहली बार नहीं हुआ है। भारत का जो IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वो भी सस्पेंड हो चुका है इसीलिए क्योंकि सरकार का उसमें इंटरफेरेंस था। अगर जहां सरकार इंटरफेरेंस करती है, इंटरनेशनल बॉडी का साफ ओलंपिक चार्टर साफ कहता है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस उसमें हो ही नहीं सकती। बॉक्सिंग फेडरेशन हमारा सस्पेंड हो चुका है, हमारा हॉकी फेडरेशन सस्पेंड हो चुका है, 4 बार तो हमारे हॉकी फेडरेशन का नाम चेंज हो गया है, अभी उसका नाम हॉकी इंडिया है जिससे वर्ल्ड कप हो रहा है। तो ये टेक्निकलिटी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जा तो रहे हो खेल मंत्री के पास और उनसे बोल रहे हो कि ब्रजभूषण सिंह को हटा दो, फेडरेशन को सस्पेंड कर दो। डू स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैव द पावर? क्या उनके पास ये शक्ति है कि वो ये कर सकते हैं? अगर होती तो शायद कर तो देते। रवीश, फिर मसला क्या है? फिर जब ये कह रहे हैं सर, एक चीज समझाइए मुझे कि जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये कह रही है कि वो जांच कमेटी बना देंगे, तो जब आपका उस दुकान में कुछ है ही नहीं तो फिर क्या जांच कमेटी का भी क्या बहाना है? और ये टेक्निकल बात जो है वो कहने के लिए तो बहुत अच्छी लग रही है सर। रवीश जी, आप जानते हो बिना सरकार के दखल के कुछ होता है? उनको जितने दाव पेच आते उतने रेसलर्स को भी नहीं आते। विजय जी, आपकी बात बिल्कुल नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अनऑफिशियल चैनल से आप वो बात कर सकते हैं जी। जरूर जितनी भी फेडरेशन है दे आर गवर्नमेंट फंडेड, ये गवर्नमेंट उनको फंड करती है। चाहे साई के जो भी सेंटर चल रहे हैं या जो भी उनको फंड चाहिए होते हैं वो गवर्नमेंट ही उनको मुहैया कराती है। बट मैंने कहा कि डायरेक्टली आप वो काम नहीं कर सकते ऑफिशियली, वरना वो कर चुके होते। ठीक है, ऑफिशियली नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि अनुराग ठाकुर भी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो WFI के अध्यक्ष है वो भी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। अनऑफिशियल चैनल से वो जरूर कुछ कर सकते हैं। बट हाँ देखिए, ये एक फेस सेविंग तरीका भी होता है कि जब आपके पास कोई गया है तो आप उसकी निगरानी करें। BCCI भी अंडर में नहीं आती है सरकार के, लेकिन जब सरकार चाहती है तो वहां पे पेज टाइट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं जिक्र कर रहा था जी, आपके पास लौटता हूं। यहाँ पे भी है कि उन्होंने रवीश, आपके पास आता हूं। हमारे साथ नीरज गोयल साहब भी जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। क्या आपका पंच है सर? आप अनम्यूट कर लें अपने को नीरज। सुन पा रहे हैं जी जी, आ रही आवाज। तो ये जो काम है ये सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन में नहीं है, बॉक्सिंग फेडरेशन में, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में, सब जगह यही काम है। यहाँ पे पुराने लोग बैठे हुए हैं जिनको खेल से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को सिर्फ अपने नाम से मतलब है कि उनका नाम कैसे ऊपर आए। अगर कोई खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीत के लिए आता है ओलंपिक या एशियन गेम या कॉमनवेल्थ जैसे खेल में, तो अपनी फोटो आगे लेकर आ जाते हैं। अगर कोई खिलाड़ी दुखी होता है तो उसके सामने वो लोग नहीं आते। आप लोगों को मैं बॉक्सिंग का एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देके बात को खत्म करूंगा। 2016 के ओलंपिक 2021 के ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक्स में दास कृष्ण यादव के टेंडन मसल टूट गया था। उसने किस हॉस्पिटल में इलाज करवाया है ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नहीं पता होगा। अमित पंघाल वर्ल्ड का नंबर 1 बॉक्सर था, वो ओलंपिक्स में फाइट हार गया। उसके बाद उसकी मानसिक व्यवस्था या मानसिक किस तरह से उसने आपको ठीक किया, अपने दिमाग को कैसे ठीक किया, इसमें फेडरेशन ने एक फोन तक भी उसको नहीं किया। और आपको मैं बता दूं, जब ठीक करना चाहे तो सरकार सब कुछ ठीक कर सकती है। पूरी फेडरेशन को बदला जा सकता है। इनकी जो यूनिट होती है, एक सर्विसेज होती है, एक रेलवेज होती है, उसके अलावा फिर बोर्ड सब स्टेट्स के होते हैं, वो सब यूनिट होती है। उन यूनिट को अब भंग करके दूसरी यूनिट बनाओ, फेडरेशन दूसरी बनाओ, सब कुछ बदलाव हो जाएगा। एक सुझाव और मैं देना चाहूंगा, किसी भी फेडरेशन के अंदर कोई भी खेल है उसकी फेडरेशन के अंदर कम से कम 5 अर्जुन अवार्डी या इंटरनेशनल खिलाड़ी या 5 ओलंपिक खेले हुए, हर अलग अलग, जैसे 2008 के ओलंपिक से आज तक 4 ओलंपिक हो चुके हैं, उन 4 ओलंपिक, 2004 के ओलंपिक के, इन खिलाड़ियों को लेकर के कमेटी बना जाए। उसके बिना खेल के लिए कोई भी डिसीजन ना लिया जाए। ये लोग बोल रहे हैं कि हर खिलाड़ी को नेशनल खेलना जरूरी है तभी कैंप में आएगा।
इम्पॉसिबल है। जो वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल के खिलाड़ी आएगा उसको रिकवरी के लिए भी महीना 2 महीना चाहिए। मैं आपको मैं प्रोफेशनल बॉक्सर आपको बता दूं, जब मैं 12 राउंड की फाइट खेलता हूं तो ये रूल है 1 महीने तक मैं कोई दूसरा कंपटीशन नहीं खेल सकता। अगर मैं नॉकआउट हो गया हूं तो मेरे को कम से कम जो वहां की जो कमीशन होगी जो वो लिख के देगी कि मुझे 2 महीने का रेस्ट चाहिए, तो 2 महीने तक मैं कंपटीशन नहीं खेल सकता। ऐसा क्यों है? इसके पीछे डॉक्टरों ने कुछ ना कुछ लिखा होगा, इसके ऊपर जो स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले डॉक्टर उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो ये कारण है इसके। सर एक चीज समझाइए, ब्रजभूषण जी ने कहा कि अगर मैं बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, ऐसा क्या बोल सकते हैं ब्रजभूषण जी खिलाड़ियों के खिलाफ? अब जब खिलाड़ी बोल रहे हैं उनकी तो अब तक किसी ने सुना, कोई सुनामी आई नहीं, उनकी तो कोई सुनवाई हुई नहीं। अब जब ये बोलेंगे तो इसका मतलब सरकार इनकी बात सुनेगी या मीडिया ज्यादा बात सुनेगा जो सुनामी आ जाएगी। खिलाड़ियों से ऊपर कोई नहीं है। खिलाड़ी जितनी मेहनत करते हैं, सुबह उठना, शाम को ट्रेनिंग करना, सुबह का टाइम उठना, खाना पीना क्या है, का पूरा फोकस उनके खेल के लिए होता है। तो अब तक तो सुनामी आई नहीं, इसके बाद क्या सुनामी आ जाएगी? जी नीरज जी, एक आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो हमारी फेडरेशंस हैं या गवर्नमेंट है वो कितने तरीके से हरेस करती है अपने खिलाड़ियों को? मतलब केवल सेक्सुअल हरेसमेंट की बात नहीं है, बहुत तरह के होते हैं, सुविधाओं की बात होती है, साधन की बात होती है, इक्विपमेंट की बात होती है। मैं आपको बता दूं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है का जो भी फंड आता है वो फेडरेशन को जाता है जी। उसके बाद फेडरेशन का काम होता है वो किस खिलाड़ी को दे, किस टीम होती है, जूनियर टीम अलग होती है, यूथ टीम अलग होती है, गर्ल्स की यूथ जूनियर सीनियर टीम अलग होती है, बॉयज की अलग होती है। तो फेडरेशन का काम होता है कि साइज से उसको अगर 10 करोड़ फॉर एग्जांपल 10 करोड़ उसको फंड मिला है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस खिलाड़ी को, किस वर्ग के खिलाड़ी को ज्यादा, जो कि फॉरेन एक्सपोजर की किसको ज्यादा जरूरत है, फॉरेन कोच की किसको ज्यादा जरूरत है, सप्लीमेंट की किसको ज्यादा जरूरत है, वो फेडरेशन का काम होता है वो सब करना। मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात में एक और बात खत्म करूंगा। 2021 टोक्यो ओलंपिक से पहले मैं इटली में था टीम के साथ। वहां पे खाने पीने की अगर मैं बता दूं तो ब्रेकफास्ट में एक बनाना नहीं मिलता था। ब्रेकफास्ट में, इटली की बात बता रहा हूँ। तो इस चीज को कौन देखेगी? फेडरेशन देखेगी। फेडरेशन ने नहीं देखा। मेरी बॉक्सिंग के कम से कम 2 मेडल आने थे, एक भी मेडल नहीं आया। सतीश कुमार यादव हमारा सुपर हेवीवेट का बॉक्सर था, वो मक्की के दाने है ना जिनको कॉर्न्स बोलते हैं, चावल और मक्की के दाने में खाना खाता था। जब फेडरेशन तक ये बात पहुंची तो बोलते हम अगली बार ही ठीक कर देंगे, ओलंपिक सतीश का अगली बार नहीं आएगा। तो ये फेडरेशन के काम होते हैं, सब कुछ ठीक करना, गलत करना, ये फेडरेशन का काम होता है। लेकिन फेडरेशन एक मीडिएटर है, सरकार के बीच में और खिलाड़ी के बीच में एक मीडिएटर है कि सुविधाएं खिलाड़ी तक पहुंचाए। और फेडरेशन अपने आप को ही सरकार समझती है। जी लतिका जी, हालांकि आप तो एक बिलियनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, बीसीसीआई, जिसको पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो ये छोटी छोटी मुश्किलें पता नहीं आपको आती है कि नहीं आती है, लेकिन आपने अपने दोस्तों से, मित्रों से सुना होगा। और ख़ासतौर से क्रिकेट में भी अभी कुछ बदलाव हुआ लड़कियों को लेकर, और मेल्स क्रिकेटर्स में एक बड़ा अंतर था। तो क्या ये फेस करना पड़ता है क्रिकेटर्स को भी? एक तो आप जब हार के आए और एक जीत कर आए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बीसीसीआई हमारे साथ नहीं था तो हमारी भी एक फेडरेशन थी, वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन WCA करके। उस टाइम पे हमारे भी कुछ हालात ऐसे ही थे, अनरिजर्वेशन ट्रेन्स में जाना, खाने की कोई ऐसी खास सुविधा नहीं, रहने की कोई, सिर्फ फर्श पे हम लोग सोते थे। तो ये बीसीसीआई ने जब टेक ओवर किया है तब हमें थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलनी शुरू हुई। तो ये एक प्रोसेस में आया। लेकिन जहां तक सरकार की और फेडरेशन की बात है तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई के अंडर, मतलब बीसीसीआई के उसमें भी हस्तक्षेप हुआ था जब लोडा कमेटी बिठाई गई थी, ताकि ये सारी चीजें सही तरीके से चलें, किसी भी तरीके से प्लेयर से उनकी चीजें छीनी ना जाए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को चलाया जाए। तो ये बात मैं कहूंगी कि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि सरकार और फेडरेशन के बीच में ये सब, एक खिलाड़ी और सरकार के बीच में फेडरेशन होती है जो मुहैया कराती है फैसिलिटीज आपको। तो ये चीज एकदम जायज है कि आप किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को देखते हैं, उनकी प्रोग्रेस कैसे करते हैं। और रही बात नेशनल खेलने वाले प्लेयर खाली या स्टेट खेलने वाले, अगर किसी स्टेट प्लेयर में वो काबिलियत है और वो स्टेट लेवल पे अच्छा कर रहा है लेकिन किसी भी रीजन से नेशनल नहीं खेल पाया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्लेयर उस लेवल का नहीं है। उसको भी बराबर का मौका मिलना चाहिए ताकि आगे आके
हो सकता है कि वो मेडल जीतने लायक हो। तो ये चीजें फेडरेशन को ध्यान रखनी है, ना कि कैटेगरी में बांट के प्लेयर्स को उनको ये कह दें कि नहीं जी आप इस लायक नहीं है तो आप अभी इंतजार कीजिए। तो मुझे लगता है एक इक्वल जो चीजें हैं वो फेडरेशन को देनी चाहिए। यहाँ पर ये कुश्ती की बात नहीं है, यहाँ पर बॉक्सिंग की बात नहीं है, क्रिकेट की बात नहीं है, यहाँ पर ये बात है कि प्लेयर्स को आप कैसे ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, और ओलंपिक एक ऐसा गेम है जो 4 साल बाद आता है, और बचपन से एक प्लेयर जो है तैयारी करता है, तो आप देखिए कितना समय उसमें बिताता है, वो कितना अपनी एनर्जी देता है, एफर्ट्स देता है, अपना समय देता है। और इस तरह की अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो वो प्लेयर कहाँ जाएगा, किसके पास अपनी फरियाद रखेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लेयर्स की सुननी भी चाहिए और सही तरीके से जांच भी करानी चाहिए। देखिए सर, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, कुछ होता है तभी शोर होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये शोर हुआ है तो कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, तो जांच कराई जाए, इसमें क्या हर्ज है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं जी। हाँ। 2008 ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों के साथ खड़े होने की बात की। इस दौरान उन्होंने कुछ कहा, वो एक बार सुन लेते हैं। आज आप आए थे, रेसलर्स का भी समर्थन किया आपने, क्या कुछ है उसमें? जी हाँ, रेसलर्स का समर्थन किया, जो उनकी परेशानियां हैं उनके साथ, उनका कहते कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, बट हम तो उनका साथ देने आए थे कि भैया हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, दैट्स इट। एक मतलब खिलाड़ी होने के नाते ये आप समझते हैं जिम्मेदारी भी है कि खिलाड़ी का साथ देना? जी बिल्कुल 100%। और कहते कि अन्याय के साथ कहते हम सब लोग एक साथ खड़े होंगे तभी कुछ भलाई हो सकती है। आपने देश का इतना नाम रोशन किया, वहाँ पे भी जो थे वो बहुत देश का नाम रोशन कर चुके हैं, उनका साथ देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हर एक खिलाड़ी को आना पड़ेगा, और जो गलत हो रहा है आपके साथ, चाहे आपके फेडरेशन है, चाहे कोई नेता आपके साथ है, कोई भी आपका साथी गलत कर रहा है तो उसके साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे स्पोर्ट्स पर्सन? जी आप आइए, और कहते कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं आपके स्पोर्ट्स में, उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाइए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी बात रखी और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल प्रजापति के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। थैंक यू रवीश। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बिष्ट जो हैं विजेंद्र सिंह के साथ बात कर रहे थे। मेहमानों में हमारे साथ नीरज गोयल साहब भी जुड़े हुए हैं, लतिका कुमारी जी भी जुड़ी हैं और रवीश भी जुड़े हुए हैं जो लगातार इस फैसले पर पूरा देख रहे हैं। नीरज जी, एक बात समझना चाहता हूं, विजेंद्र भी वहां पर पहुंचे, लेकिन ज़्यादा अनुभव ये हुआ कि 2 दिन के धरने में हमारे केवल ये मसला रेसलर्स का नहीं है, ना ये स्पोर्ट्समैन का मसला है, लेकिन जो हमारे अलग अलग फील्ड के स्पोर्ट्समैन हैं वो वहाँ पर उनको एकजुटता दिखाने, उनको सपोर्ट करने नहीं आए। क्या सबको अपना अपना डर लगता है क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जो आज के प्रेजेंट खिलाड़ी हैं, तो अभी खेल रहे हैं जी, जिनको अभी 20 का ओलंपिक खेले हैं, 18 की कॉमनवेल्थ खेले हैं, जिनको अगली साल इस साल भी एशियन गेम्स भी होनी है, जो पिछली बार कोरोना की वजह से पोस्टपोन हुई थी, या अगले साल ओलंपिक्स जिनको खेलना है जी, तो वो सब लोग डर रहे हैं। अगर उन लोगों ने कुछ भी बोल दिया फेडरेशन के खिलाफ तो क्या पता उनका नंबर काट दिया जाए, ना कुछ उनके ऊपर ऐसा रूल बना दिया जाए कि लोगों ने कोई एलिगेशन लगा दिया जाए, तो जिसकी वजह से वो लोग डर रहे हैं। बट हाँ, जिन लोगों का करियर खत्म हो चुका है, जिन लोगों को अमेचर खेल से कुछ नहीं लेना, जैसे मैं प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ तो मुझे अमेचर खेल से, अमेचर बॉक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ खुल के। और मैं ऐसा प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ जो अमेचर 2016 के ओलंपिक क्वालिफाई के लिए, मैं प्रोफेशनल बॉक्सर होने के बाद मैं 2016 के ओलंपिक क्वालिफाई के लिए गया था। उस टाइम इंडिया में फेडरेशन नहीं थी जी, बॉक्सिंग फेडरेशन नहीं, 4 साल के लिए बैन हो गई थी। फिर ये नई फेडरेशन आई थी, लगा था बॉक्सर्स को नई उम्मीद आई थी, ये कुछ अलग करेंगे। इन लोगों ने भी कुछ नया नहीं किया। ये लोग, आप लोगों को एक और चीज बता दूं, आई से फंड लेते हैं फॉरेन कोचेस के लिए भी। फॉरेन कोचेस को कितना मिलता है कितना नहीं मिलता मुझे नहीं पता, बट फॉरेन कोचेस की वो क्वालिटी नहीं है जो पहले था। हमारा बॉक्सिंग का मतलब जिससे पहले सैंटियागो था स्वीडन से, स्वीडन की बॉक्सिंग जीरो अगर आप सर्च करोगे तो जी। उसके बाद अभी जो आयरलैंड से एक आया है बर्नार्ड कोई नाम है उसका, उसने आते ही जो अब से पहले का जो हेड कोच था उसको बदल दिया जी। ये करना खुद चाहते हैं, कंधे पे दूसरे के बंदूक रख के काम कर देते हैं, और इन चीजों को जो आज के प्रेजेंट खिलाड़ी हैं वो नहीं बोल सकते। और इसी की वजह है कि जिसकी वजह से आप लोगों को ज्यादा खिलाड़ी जो है
दिखाई नहीं आपको धरने पे नहीं दिख रही, जंतर मंतर पे नहीं दिख रही। एक तो वजह ये है कि प्रेजेंट खिलाड़ी इस वजह से नहीं है, और दूसरी वजह ये है जिस तरह से मैं अभी आउट ऑफ इंडिया हूँ, आउट ऑफ दिल्ली हूँ, तो मैं वहां पे नहीं पहुंच पाता। लेकिन जिस तरह से मुझे समय मिलेगा मैं भी वहां पे पहुंचूंगा। तो लोग जिनको समय मिलेगा, जो लोगों अपनी फेडरेशन से नहीं डरते, जो दबाव नहीं मानते, उन लोगों की कुछ मजबूरी है जो नहीं पहुंच पाए हैं, और बाकी जो प्रेजेंट खिलाड़ियों की मजबूरी मैंने आपको समझा दी है। जी लतिका जी, नीरज जी ने बहुत साफ साफ तौर पर बात बताई कि क्या परेशानी होती है और क्यों डर है, लेकिन आप तो एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं, आपका मतलब जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, वो तो राजा लोग हैं, महाराजा एसोसिएशन, महाराजा खिलाड़ी, तो वो लोग क्यों साथ नहीं आते? इतने बड़े बड़े नाम हैं, मैं किसी एक नाम का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया। उनको तो किसी का डर ही नहीं है, आप तो राजा लोग हैं। या तो दो वजह होती हैं कि आपको परवाह नहीं है इनकी, क्योंकि आप उनको दलित समझते हैं, सो कॉल, मैं माफ़ी के साथ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये आपका एटीट्यूड है, और आप समझते हैं हमारे कौन क्या बिगाड़ सकता है। देखिए विजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बीसीसीआई या गवर्नमेंट फेडरेशन के बीच की बात नहीं, एक प्लेयर की बात है। जी इसीलिए पूछा ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते हैं। आप देखिए कभी भी मेडल्स आते हैं या कोई कुछ भी इस तरह का होता है, तो हमेशा जो क्रिकेटर्स भी हैं वो सपोर्टिव दिखते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से अपने जो मैडम क्राइसिस की बात है, जब आप मैच जीतते हैं तब ताली मैं घर पर बैठ के बजाता हूँ। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे ये लगता है कि अब जिस तरीके से इस सिचुएशन में चीजें आई हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से तो पूरा सपोर्ट है, हर तरीके से सपोर्ट है। जैसे विनय जी, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा लतिका जी की, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं, जिनकी बात का दम होता है कि एक बार कुछ बोल दे, एक ट्वीट में मिलियन होते हैं, बिलियन होते हैं, मुझे पता नहीं कितने होते हैं, वो सपोर्ट मिलता है, 2 लाइन लिख दें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए जो सोशल मीडिया है उस पे आपने हमेशा देखा होगा कि किस तरीके से सपोर्ट दिखाया भी है क्रिकेटर्स ने, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया। और ये एक अमीर फेडरेशन है, एक गरीब फेडरेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लोकप्रियता किस तरह की, किस गेम की है, उससे ये चीजें डिफर हो रही हैं आज के टाइम में, लेकिन प्लेयर उतनी ही मेहनत करता है, चाहे वो कुश्ती करे, चाहे वो बॉक्सिंग करे, चाहे कुछ भी करे। तो मुझे लगता है कि ये सपोर्ट का जो बात आपने कही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आनी चाहिए, और बहुत जल्द ही किसी ना किसी बड़े क्रिकेटर की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हमेशा खड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि किस तरीके से आप इस लेवल तक आते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी फेडरेशन की ऐसी कोई बात है, चाहे वो कोई भी नहीं, हम फेडरेशन की बात ही नहीं कर रहे, फेडरेशन के खिलाफ होने की बात नहीं कर रहे, मैं तो स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा था। रवीश, आप खेल मंत्री जी के आवास पर हैं, 2 बातें हुई। नीरज जी ने साफ कहा कि जो फेडरेशन जो है वो खिलाड़ी और सरकार के बीच में है। पहली बात तो मैं समझना चाहता हूं, जब पैसा सरकार का है तो फिर दखल क्या नहीं है भाई साहब? जिसका पैसा होता है उसकी तो चलती है ना। फेडरेशन पर सरकार चाहे बंद कर दे, फेडरेशन के लिए बजट बंद कर दे, सवाल करे जिसने पैसा दिया वो तो पूछ सकता है उनसे, वो क्यों नहीं पूछ रहे? दूसरा, सरकार की दुविधा क्या है? क्या ये है कि उनकी पार्टी के एमपी हैं? साफ साफ बात कीजिए कि एमपी साहब से आप डरते हैं, ये नहीं कर सकते। और जब जीत रहे हैं तब तो सपोर्ट के लिए सब आते हैं, जब क्राइसिस है तब क्या ये हिम्मत खेल मंत्री की नहीं होनी चाहिए कि वो कह दे कि आपको जाना ही पड़ेगा? अनऑफिशियल कह दे। अनऑफिशियल तो एक रास्ता है, आप टेक्निकल बात कर रहे हैं। आप जहां बैठे हुए हैं, क्या इस रात की सुबह होगी? देखिए विजय जी, अनऑफिशियली तो जरूर कह सकते हैं, और शायद उनकी ब्रिजभूषण शरण सिंह का तो यही कहना है कि उनसे किसी ने अभी कोई बात नहीं कही है। पहले ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं है, ऐसा कि बहुत इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे फेडरेशन उनके बीच में टकराव आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स देख लीजिए, भारत ने इतना बड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट कराया। सुरेश कलमाड़ी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस में जुड़े हुए थे, उनसे सरकार ने कौन सा इस्तीफा लिया था? उनसे इस्तीफा लिया था कि आप सचिव पद से इस्तीफा दीजिए। उनसे कब कहा कि आप आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए? इस्तीफा क्या लिया गया कि कांग्रेस के आप सचिव है, उससे आपको हटाया जाता है। तो मैंने वैसे ही कहा ना, टेक्निकल चीज है, अनऑफिशियली जरूर बोल सकते हैं। सरकार जरूर फंड देती है फेडरेशन को, फेडरेशन सरकार के फंड से चलते हैं। और कुछ जैसा कि बहुत सारे फेडरेशन करते भी हैं कि अपने लिए स्पॉन्सर्स जुटाते हैं, और स्पॉन्सर्स के थ्रू वो अपने फेडरेशन को आगे भी बढ़ाते हैं। 22 तारीख को देखिए इसकी एजीएम भी होनी है, उस एजीएम में फैसला होगा। बट
द अदर पार्ट इज दैट कि जो एलिगेशंस जो लगे ब्रजभूषण शरण सिंह से के ऊपर जो एलिगेशन लगे, अगर मेरा ये मानना है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी एक चीज होती है, आपके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं, आपको खुद ही उसमें इस्तीफा दे देना चाहिए था और फिर उसकी जांच में इन्वॉल्व होना चाहिए था। शायद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अभी पूरी जांच करेगी, पूरी चीजों को देखेगी कि यार इससे अगर हम इनको हटाते हैं फेडरेशन से या फेडरेशन को हम भंग कर देते हैं तो नेशनल ट्रायल्स हो रहे हैं, जूनियर लेवल के ट्रायल्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे रुक जाएंगे। और अगर कितने दिन तक सस्पेंड रहेगी, उसका अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सारी चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी। फिर जो यंग जो रेसलर्स हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, जिनको कि ट्रायल्स देने हैं, फिर उनके भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। तो ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी अगर आप फौरी तौर पे कोई एक्शन लेते हैं तो। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और ये हमने देखा है कि कई जो फेडरेशंस होते हैं उनके सामने ये समस्याएं आ जाती हैं। बहुत देर तक हॉकी फेडरेशन भारत का सस्पेंड था, केपीएस गिल उसके अध्यक्ष बन गए थे, आईएफएच के वो अध्यक्ष बने रहे और फिर उसके बाद वो सस्पेंड हो गया, फिर हॉकी इंडिया आया, एडहॉक कमेटी बनी गई। तो उससे क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना वो फंस के रह जाते हैं, उनका भविष्य जो है वो दर में रह जाता है। एक पॉइंट में विजय जी और ऐड कर दूं रिगार्डिंग द नेशनल्स, जो कि एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है कि नेशनल नहीं खेलना चाह रहे हैं खिलाड़ी, और बहुत सारे खिलाड़ी आपको पता है कि वो जो कोटा मिलता है ओलंपिक के लिए, जो कोटा मिलता है वो प्लेयर को नहीं मिलता है, वो उस देश को मिलता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है नरसिंह यादव और सुशील का। बिल्कुल, नरसिंह यादव और सुशील का एक एग्जांपल है, जो कोटा कोई और लेकर आया और किसी ने कहा कि नहीं मैं बड़ा रेसलर हूं, आपसे मेरे को ये कोटा मिलना चाहिए, और फिर वो बात हाईकोर्ट तक भी पहुंची। अब इसमें फेडरेशन का अगर मैं रुख बताऊं आपको, तो फेडरेशन का ये कहना है कि कई बार खिलाड़ी कोटा लेकर आता है, वो उसके बाद 1-1.5 साल के बाद जो है वो ओलंपिक में जाना होता है। कई बार फॉर्म नहीं रहती, फिटनेस नहीं रहती, लेकिन जो नियम बनाया हुआ कि आपको नेशनल खेलना है, क्योंकि वहां पे एक यंग अपकमिंग जो रेसलर है, अपकमिंग जो बॉक्सर है, उसको भी आगे जाना है। अगर वो प्लेस को हम नहीं कराएंगे, अगर हम नेशनल्स नहीं करवाएंगे उनके बीच में, तो फिर ये जो यंग क्रॉप आ रही है ये फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये भी एक बड़ी बात जो है वो यहाँ पे निकलकर सामने आ रही है। जी नीरज, कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को नीरज। हेड ऑफ कमेटी बन सकती है, जैसे इन्होंने बताया हेड ऑफ कमेटी बन सकती है, और हेड ऑफ कमेटी का कोई नुकसान नहीं है। हेड ऑफ कमेटी सब इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए भेज सकती है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, 4 साल के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन नहीं थी, जिसमें हेड ऑफ कमेटी ने साई ने हेड ऑफ कमेटी बनाई थी, उससे ही काम हो रहा था और सब खिलाड़ी सब खेलों में गए थे। एज ए प्रोफेशनल बॉक्सर मुझे साई ने फंड दिया था। 2016 के रियो ओलंपिक से पहले मैं वेनेजुला गया था, ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए गया था। जितना फंड था वो फेडरेशन ने दिया था। हेड ऑफ कमेटी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और उसके अलावा जिस तरह से हम बार बार फेडरेशन के बारे में लतिका से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं बीसीसीआई बहुत अच्छी है, जो मेरे को सुनने में मिला है। अभी रिसेंट का एक इंसिडेंट हुआ था, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था, अगले दिन मैंने अखबार में पढ़ा था, बीसीसीआई ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी कि जितना भी खर्चा होगा, चाहे विदेश में उसका इलाज करवाना पड़े, बीसीसीआई उसका इलाज करवाएगी। क्या आपने बाकी रेसलिंग या बॉक्सिंग या वेट लिफ्टिंग किसी फेडरेशन का ध्यान ओलंपिक के बाद सुना है? मैंने पहले भी बोला था, फेडरेशन को अब तक ये भी नहीं पता होगा सतीश कुमार यादव ने या विकास कृष्ण यादव ने उनका इलाज किस हॉस्पिटल में करवाया है जी। उन लोगों को अब तक ये भी बात नहीं पता होगी। बहुत सारी चीजें हैं कुछ फेडरेशन पे, ठीक है। दूसरी मैं आपको बात बता दूं, रेसलिंग से जुड़ी हुई, फेडरेशन स्पॉन्सर ला सकती हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक रूल बना दिया था, जो भी स्पॉन्सर आएगा सीधा फेडरेशन के पास आएगा। जैसे कि जेएसडब्ल्यू है जी, जिंदल वाले बजरंग पुनिया को जेएसडब्ल्यू स्पॉन्सर करती थी जी। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये रूल बना दिया था कि बजरंग की बाहर से स्पॉन्सर खुद के लिए नहीं लेगा। जो भी स्पॉन्सर आएगा पहले फेडरेशन के पास आएगा, फिर बॉक्सर के पास आएगा, खिलाड़ी के पास आएगा। इसका मतलब तो सरकार से भी फेडरेशन पैसा लेगी, स्पॉन्सर से भी फेडरेशन पैसा लेगी, खिलाड़ी सीधा कुछ भी काम नहीं कर सकता। ये चीजें गलत है, ये चीजें बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और जब तक ये चीजें ठीक नहीं होती, हेड ऑफ कमेटी बना के रेसलिंग फेडरेशन या रेसलिंग के लिए जो भी काम हो उन कामों को चला देना चाहिए जी। लतिका जी के पास आता हूँ। रविश, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए बदलाव तो जरूर होना चाहिए। मैं आपको एक विजय जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि स्पोर्ट्स बिल एक लेकर आए थे, अजय माकन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे, वो एक स्पोर्ट्स बिल लेकर आए। सचिन तेंदुलकर जब राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे आपको चेंजेस होने चाहिए, और स्पोर्ट्स बिल में बहुत सारी चीजें थे कि 70 ईयर्स एज नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाना चाहिए, देन फेडरेशंस को कैसे वर्क करना चाहिए। अब आप कमाल की बात ये देखिए कि उनके अपने ही दल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ऑलरेडी जुड़े हुए थे एसोसिएशंस के साथ, अध्यक्ष बन के बैठे हुए थे। वो वहीं से उनका ऑपोजिशन जो था वो शुरू हो गया और वो कभी भी वो पास नहीं हो पाया। तो
ऐसा नहीं है कि बदलाव की तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत ही ज्यादा गुंजाइश है, लेकिन कमाल की बात यह है कि फेडरेशंस हो गए, जो एसोसिएशंस हो गए, उनके सिरमौर पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। वहां पर, यहां पे तो डिवाइड होते हैं, संसद में सब लड़ रहे होते हैं आपस में, लेकिन जब वहां पे बदलाव की बात आती है तो सारे के सारे जो है वो यूनाइट हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो कभी भी चीज नहीं हो पाई। सचिन ने भी वो मुद्दा उठाया, वो भी वैसा का वैसे। जब सचिन बोल रहे थे संसद में, किसी ने सुना भी नहीं उनको, इतना हंगामा हुआ कि उनको किसी ने सुना भी नहीं कि वो क्या रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। अजय माकन इतना शानदार बिल लेकर आए थे, किसी ने उस पर गौर ही नहीं किया, सब एक हो गए उस समय। आप देखिए उस समय विजय कुमार मल्होत्रा आर्चरी फेडरेशन के हुआ करते थे, आज भी सारे के सारे लोग हैं, हमने लिस्ट पूरी बना रखी है। शरद पवार जो खुद थे वो सर आज भी हम चला रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा फेडरेशन है जिसके लीडर जो है पॉलिटिकल लीडर है। लतिका जी, एक कहावत होती है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। बिल्ली के गले में तो फिर भी कोई घंटी बांध सकता है, अपने गले में कौन घंटी बांधेगा? पॉलिटिकल लीडर्स कोई कानून बनाना और वही बैठे हुए हैं। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह की फेडरेशन में अगर सीनियर प्लेयर्स रहे जो इस गेम को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और मुझे लगता है जिनके पास अर्जुन अवार्ड हैं या इस तरह के अवार्ड्स हैं, जो एक अचीवमेंट ले चुके हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों को समझते हैं कि फाइनेंशियली एक प्लेयर को क्या जरूरत होती है। ये इस तरह से जैसे बीसीसीआई में भी प्लेयर के इंश्योरेंस होते हैं, जब भी हम फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, उसके साथ साथ हमारा इंश्योरेंस भी होता है। अगर हमें खेल के दौरान कोई भी चोट लगती है, या हम अगर रजिस्टर्ड प्लेयर हैं और हमें कभी भी प्रैक्टिस के दौरान कभी चोट लगती है, तो ये सारा खर्चा जो है बीसीसीआई बेयर करता है। हमें बिल्स देने होते हैं और वो चीज हमें रिइंबर्स हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि इस तरीके की चीजें यहाँ क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये बहुत आसान है करना, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक रूल पास करना है इसके लिए, और वो रूल पास होगा तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो शायद डरते हैं हॉस्पिटल्स में जाने से। क्यों? क्योंकि खर्चा बहुत है। तो वो देसी इलाज करते हैं या कुछ और करते हैं, उससे स्थिति और भी बुरी होती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सुविधाओं पे ध्यान देना बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए। जी नीरज जी, एक बात कही जाती है, अक्सर बात होती है जब भी ये झगड़ा होता है तो होता है कि भाई स्पोर्ट्समैन जो है फेडरेशंस में आ जाए। पॉलिटिकल लीडर्स का काम कहना होता है कि ये स्पोर्ट्समैन का मसला नहीं है, ये मसला है मैनेजमेंट का। जब पॉलिटिकल लीडर फेडरेशन का चीफ होता है तो वो सरकार से लड़ने के लिए ये तमाम तरीके के जो मैनेजमेंट के काम है वो ज़्यादा आसानी से कर सकता है। जैसे शरद पवार साहब रहे, जय शाह साहब रहे। मैं आपको बता दूं जी, मैं आपको बता देता हूं जी, एक जो खिलाड़ी है उसको हर मुसीबत से लड़ना है जी। मैनेजमेंट भी खिलाड़ी को बहुत अच्छे से आती है। एक खिलाड़ी का डिसिप्लिन, उसका खाने का भी होता है, उसका उठने का भी होता है, उसका ट्रेनिंग का भी होता है जी। उस डिसिप्लिन में रह के, उस दायरे में रह के वो काम भी करता है। और आपको ही पता होगा आज तक कितने खिलाड़ी राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, विधानसभा के मेंबर भी रहे हैं, क्रिकेट के बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे बिजनेसमैन भी रहे हैं। बहुत से खिलाड़ी, हम इंडिया को छोड़ के अगर बाहर जाएं तो बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। तो खिलाड़ी एक ऐसा है जो सुबह से उठ के शाम तक बहुत सारे किरदार बदलता है। तो खिलाड़ियों का, जैसे कि लतिका जी ने बताया, फेडरेशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खिलाड़ी अगर फेडरेशन में होगा, जब भी वो दूसरे खिलाड़ी की मजबूरी को समझ पाएगा, और जब भी वो खिलाड़ी उस स्तर पे ले जाके अपने आप को देख पाएगा कि जब मैं उस उम्र में था या जब मेरी वो खेलने की उम्र थी, उस टाइम मुझे क्या क्या चीजें चाहिए थी, मुझे क्या क्या सुविधाएं चाहिए थी, मैं क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था। दूसरा आपको मैं बता दूं, रेसलिंग बोलती है कि उसके लिए नेशनल खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुझे बताएंगे, पीवी सिंधु 2 ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो पिछले ओलंपिक के बाद कितनी बार नेशनल खेली है? सानिया नेहवाल कितनी बारी खेली है? लतिका जी क्रिकेट की बैठी हैं, आप मुझे बता दिए कि क्रिकेट के विराट कोहली जी हैं, कितनी बारी रणजी ट्रॉफी खेले एक लेवल पे जाने के बाद? नहीं खेल पाते। एक होम ग्राउंड का प्रेशर अलग होता है, इंटरनेशनल में जो परफॉर्मेंस होती है वो अलग होती है। अपने ही देश के खिलाड़ियों के साथ, अपने जूनियर खिलाड़ियों के साथ लड़ना एक अलग होता है, इंटरनेशनल के साथ लड़ना अलग होता है। दूसरा एक और बात इसी में मैं आपको बता दूं, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं ऑलरेडी ओलंपिक्स खेला हूँ, अगर मैं भी नेशनल में आ जाऊं, आपको पता है मैं कितने लोगं की नौकरी खा जाऊंगा। यही मैं समझना चाहता था जी। जाने के लिए वो फाइनल में जाने के लायक है, उसकी तो मैं नौकरी खा जाऊंगा पहली फाइट में। दूसरी में भी आपको पता है, ये ऐसा होने से अगर खिलाड़ी जो एक अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं तो हर साल कम से कम हर खेल की 10 से 12 नौकरियां जाती रहेंगी जी। रवीश, लतिका जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे समझना चाहता हूँ, कोई अपडेट है क्या? मीटिंग खत्म हो जाएगी, कुछ नतीजा निकलेगा?
आपको आवाज़ मिल रही है मेरी रवीश? कि मीटिंग कितनी देर तक चलने वाली है? क्या आज खत्म हो सकता है, रास्ता निकल सकता है? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही जी। देखिए इसके बारे में तो अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कल रात भी 3-4 बजे तक तो मीटिंग चलती रही है, बट यहाँ पे मैं एक अपडेट जरूर दे देता हूँ। IOA ने यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने कमेटी फॉर्म कर दी है। 7 मेंबर कमेटी ये फॉर्म की है, उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। 7 मेंबर कमेटी फॉर्म की है टू प्रूव एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट द WFI चीफ। इसके जो मेंबर्स हैं वो है मैरी कॉम, डोला बैनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 एडवोकेट को भी इसमें शामिल किया गया। तो IOA जिसकी तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है और ये ब्रेकिंग न्यूज हमें दे रहे हैं रवीश की IOA ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है शामिल जी बड़ी कमेटी बना दी IOA ने, जो खिलाड़ियों ने, रेसलर्स ने शिकायत की थी उस पर। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज आपको मिल रही है न्यूज इंडिया पर। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रवीश जो है इस खबर को सबसे पहले दे रहे हैं कि कमेटी बना दी गई है IOA ने, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसने। लतिका जी, जो बात नीरज जी कह रहे थे वो मुझे समझ नहीं है कि जब आप ओलंपिक खेल रहे हैं या इंटरनेशनल प्लेयर हो गए तो फिर नेशनल खेल के तो आप जो दूसरे लोग हैं उनका चांस खत्म कर रहे हैं ना, और उनको क्या जरूरत है खेलने की? बिल्कुल, नीरज जी ने बिल्कुल सही बात बोली और मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है। जब सीनियर प्लेयर्स खेलते थे, इंडियन टीम में होते थे, उनको 10-10 लगातार 15-15 साल हो गए हैं एक ही जगह पे खेलते हुए। और देखिए क्रिकेट में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंतजार के उसमें ही उनका कैरियर ही खत्म हो गया, उनको वो मौका नहीं मिल पाया। तो ये अपॉर्चुनिटी एक यंगस्टर्स के पास से चली जाती है। जब वो अंडर 19 होता है तो यंगस्टर है, अभी इसके पास समय है। हाँ। लेकिन वो समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद बोलते हैं कि नहीं अब ये सीनियर हो गए, यंगस्टर्स को चांस देना है, तो वो कहीं ना कहीं एक चक्की में पिसके रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक प्लेयर का एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, जब आपको पता है वो एलीट ग्रुप में चला गया है, तो वहां पर उसको अपने आप को साबित करने के लिए बार बार नीचे आके नहीं दिखाना पड़ेगा कि नहीं मैं अभी भी इतना हूँ या कुछ नहीं। जब वो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को शो कर रहा है, साबित कर रहा है, तो जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं, ग्रास रूट लेवल के प्लेयर हैं, उनको डेवलपमेंट का चांस कब मिलेगा? वो चांस तभी मिलेगा जब एक एलीट प्लेयर अपना काम एलीट तरीके से कर रहा है, एक अपर लेवल पे कर रहा है, उनसे मोटिवेट होके ग्रास रूट लेवल का प्लेयर जो है वो नेशनल तक आ पा रहा है। तो ये चेन होना बहुत जरूरी है। अगर ये चेन ब्रेक होती है या इसमें थोड़ा इधर उधर होता है तो देखिए काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक समय के लिए मेहनत करते हैं, उसके बाद शायद वो स्पोर्ट्स को या उस खेल को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब आगे कैरियर में शायद हमें कुछ मिलेगा नहीं। योगेश्वर दत्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक वक्त तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन योगेश्वर दत्त साहब आपका बहुत स्वागत है। आप अभी बताया गया कि आप IOA की जो एसोसिएशन कमेटी है उसमें भी आ गए हैं। आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। देखिए, मैं 2 बड़े छोटे शब्दों में बोलूंगा। जो आरोप लगा है जी, यौन उत्पीड़न का सबसे गंभीर मसला है ये जी, इसकी जांच होनी चाहिए जी, और इसके प्रूफ हैं वो मिलने चाहिए, देने चाहिए, क्योंकि इसका ये एक जो लाइन खींचेगी, जो ये चीजें हुई हैं, जो आरोप पहलवानों ने लगाया है, और पहलवानों का हक मारा नहीं जाना चाहिए। उनकी हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। हाँ। वो चाहे IOA की बात हो, चाहे वैसे एज ए पहलवान हूँ जी, उसकी बात है। हमारा बस यही है कि पहलवानों के लिए जी, खिलाड़ियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। और जो आरोप है, क्योंकि और बात का बीच का रास्ता निकल जाएगा जी, ऐसा सपोर्टरशिप का बीच का रास्ता निकल जाएगा, कैंप कहाँ लगता है, कहाँ निकल जाएगा, रास्ता निकल जाएगा। हाँ, पर इसमें कहीं भी कंप्रोमाइज की जगह नहीं है। बीच का रास्ता सेक्सुअल हरासमेंट में कहीं नहीं है। हमारे पहलवान है जो ये पूरे देश पे नाज है इनको, और मेरा मानना है कि प्रूफ देने चाहिए इनको किसी को सजा दिलवाने के लिए। अगर प्रूफ नहीं देंगे तो किसी को सजा नहीं मिलेगी जी। लेकिन सर अभी मुझे बताया कि आप भी इस कमेटी में हो गए हैं। IOA ने जो कमेटी बनाई है, जांच कमेटी, उसमें आपका भी नाम है। तो अब हम उम्मीद करें कि ये इस पर मसले पर ज्यादा ईमानदार तरीके से जांच हो पाएगी और खिलाड़ियों को न्याय मिल पाएगा। अरे इसमें सारे भाई साहब सभी खिलाड़ी हैं और ईमानदारी की बात ये ईमानदारी तरीके से होगा, इसमें कोई फेवर नहीं होगा। पर जब तक प्रूफ नहीं मिलेंगे, जब तक यौन उत्पीड़न का जो मामला है उसमें आप खुद बताइए कैसे कार्रवाई होगी। जब तक पुलिस केस नहीं होगा, जब तक ये चीजें नहीं होंगी, तब तक कार्रवाई नहीं होगी। जब तक हमें प्रूफ नहीं मिलेगा, 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक प्रूफ सामने नहीं आया है। वो चाहे बंद कमरे में मिले, कुछ दिखे, जब तक वो होगा। और खेल मंत्री जी से 2 मुलाकात हमारे पहलवानों की हो चुकी है। मैं अपने पहलवानों से यही है कि हम उनके हक के लिए दिन रात खड़े हैं, चाहे वो छोटा पहलवान हो चाहे बड़ा पहलवान हो। मेरे लिए वो खिलाड़ी हो, मेरे लिए खिलाड़ी है, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, चाहे ओलंपिक चैंपियन हो, चाहे स्टेट लेवल का हो। और जाति किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए।
किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए, ना मानसिक ना शारीरिक रूप से। इसलिए मैं बोलता हूँ, और कमेटी बनी है, अब इसका अगला कार्य क्या होगा, क्या होगा हम ये बात करेंगे। पहलवान अपने पहलवानों से मिलेंगे, जो भी उनकी मांगे हैं, जो भी उनके दिखते हैं, वो 3 दिन से पता लगी चुका पूरे देश को, और हमें भी पता है। बस यही है कि हमें वो चीजें देश को पता लगनी चाहिए, मतलब मेरे को नहीं। ठीक है, अगर हम कोर्ट में भी जाएंगे तब भी कोर्ट भी वही चीज मांगेगी, प्रूफ चाहिए किसी को सजा दिलाने के लिए, तभी वो चीजें होंगी। इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, थोड़ा लेट हुआ मैं, पर मैं यही बोलूंगा कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश्वर जी, और हम भी चाहेंगे कि जब आप हैं तो खिलाड़ियों को न्याय मिल पाए, यही हमारी उम्मीद है, और देश को भी आपसे यही उम्मीद है। आप थे योगेश्वर दत्त साहब, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है, और आईओए की जांच कमेटी के मेंबर भी हो गए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लतिका जी, नीरज जी, रवीश जी और योगेश्वर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।